मैं मंजू कुमारी मीना, सहायक आचार्य, व्यावसायिक प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय टॉप। आज हम पढ़ेंगे साझेदारी, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का सबसे पहले हम अर्थ पढ़ेंगे। सर फ्रेडरिक पोलाक के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने सबके द्वारा अथवा सबकी ओर से उनमें से किसी के द्वारा किए जाने वाले व्यापार के लाभों में से हिस्सा बांटने के लिए ठहराव किया गया हो। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध को कहते हैं जो ऐसे व्यापार के लाभ को आपस में बांटने के लिए सहमत हुए हों जिसे उन सभी के द्वारा अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा सभी की ओर से चलाया जाता हो। इन सभी परिभाषाओं के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह है जो किसी कारोबार से लाभार्जन अथवा उसे आपस में बांटने का ठहराव करते हैं जिसे सभी साझेदारों के द्वारा चलाया जाता है अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा सभी की ओर से चलाया जाता है। साझेदारी का प्रत्येक सदस्य साझेदार कहलाता है तथा उनके संगठित रूप से उसे फर्म कहते हैं। जिस नाम से फर्म का कारोबार चलाया जाता है उसे फर्म का नाम कहते हैं। साझेदारों के पारस्परिक संबंध को ही साझेदारी कहते हैं। साझेदारी के कुछ लक्षण अति आवश्यक हैं जो इस प्रकार से हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। साझेदारी की स्थापना के लिए कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना अनिवार्य होता है। इसका आधार यह है कि दो व्यक्तियों के बिना कोई भी ठहराव अनुबंध नहीं हो सकता है। दूसरा, साझेदारों की अधिकतम संख्या। साझेदारी अधिनियम में साझेदारों के लिए साझेदारों की न्यूनतम संख्या का उल्लेख किया गया है परंतु अधिकतम संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। परंतु भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों का पालन करते हुए एक सामान्य कारोबार करने वाली साझेदारी संस्था में साझेदारों की अधिकतम संख्या 20 तथा बैंकिंग कारोबार करने वाली साझेदारों की संख्या 10 हो सकती है। 10 या 20 जैसी भी स्थितियों इससे अधिक हो जाती है तो वह साझेदारी अवैध हो जाएगी। ठहराव का होना। साझेदारी का तीसरा महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व यह है कि साझेदारों के मध्य ठहराव होना चाहिए। धारा 5 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है, किसी स्थिति के कारण नहीं। वह ठहराव लिखित या मौखिक या स्पष्ट अथवा गर्भित हो सकता है। इसके अतिरिक्त ठहराव एक निश्चित अवधि, निश्चित कार्य अथवा स्वेच्छानुसार समय तक व्यापार चलाने के लिए हो सकता है। कारोबार का या व्यवसाय का होना। साझेदार का एक आवश्यक तत्व यह भी है कि साझेदारी का ठहराव किसी कारोबार को करने के संबंध में होना चाहिए। बिना कारोबार के साझेदारी का निर्माण नहीं हो सकता है। कारोबार का उद्देश्य लाभ कमाना हो। साझेदारी में किए जाने वाले कारोबार का उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए। जिस कारोबार में लाभ कमाना उद्देश्य न हो अर्थात परोपकार करना हो, साझेदारी नहीं कही जा सकती है। जैसे दो व्यक्ति अनाथों को लागत मूल्य पर भोजन एवं वस्त्रों के वितरण का ठहराव करते हैं, तो इसे साझेदारी नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ अनाथों के भोजन एवं वस्त्र का वितरण लागत मूल्य पर किया गया है, अतः यह कार्य परोपकार की दृष्टि से किया जा रहा है। अगला लक्षण है कारोबार के लाभों को आपस में बांटना। साझेदारी के अंतर्गत कमाए जाने वाले लाभों को साझेदारों में बंटवारा होना चाहिए। यह सहज ही प्रश्न उठता है कि साझेदारों में किस अनुपात में लाभ का बंटवारा करें। इस संबंध में साझेदारों का आपसी ठहराव अति महत्वपूर्ण होता है। यदि इस
आपसी ठहराव के द्वारा किसी लाभ विभाजन अनुपात को तय कर लिया है तो साझेदारों में लाभ उसी अनुपात में बांटा जाएगा। किसी ठहराव के अभाव में सभी साझेदारों को समान अनुपात में लाभ का विभाजन किया जाएगा। इस संबंध में यह भी प्रश्न उत्पन्न होता है कि हानि की दशा में क्या स्थिति होगी, परंतु इस संबंध में वही किया जाएगा जो लाभों की स्थिति में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अंता तथा बंता दोनों मिलकर फर्नीचर बनाने का कार्य करते हैं। अनुबंध के अनुसार जो कुछ लाभ होगा वह अंता को प्राप्त होगा, जबकि बंता को 5,000 रुपये प्रति माह का वेतन मिलता रहेगा। यह साझेदारी नहीं है। विपरीत अनुबंध के अभाव में हानियों का बंटवारा। यदि साझेदार ने कोई विपरीत अनुबंध नहीं किया है तो साझेदारों को फर्म की हानियां भी लाभ के अनुपात में ही बांटनी पड़ती हैं। किंतु यदि किसी स्पष्ट अनुबंध के अंतर्गत किसी साझेदार को हानियों के दायित्व से मुक्त कर दिया जाता है तो वह साझेदार हानियों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अंततः बनता एक फर्म के लाभों को समान अनुपात में बांटने तथा हानियों को अंततः अकेला वहन करने का ठहराव करता है। यह ठहराव तथा साझेदारी दोनों ही वैध हैं। ऐसे ठहराव से साझेदारों के तृतीय पक्षकार के प्रति असीमित दायित्वों में कोई कमी नहीं आती है। कारोबार का संचालन सभी साझेदारों द्वारा अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा होना चाहिए। साझेदारी का संचालन समस्त साझेदारों तथा उनकी सहमति से किसी एक साझेदार के द्वारा किया जा सकता है। तात्पर्य यह है कि साझेदारी के संचालन में सभी साझेदारों द्वारा सक्रिय रूप से कार्य करना आवश्यक नहीं है। अधिक स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि यदि कोई साझेदार कारोबार प्रबंध में प्रत्यक्ष रूप से भाग न ले तो भी वह साझेदार माना जाएगा। फिर है साझेदारों की दोहरी भूमिका अर्थात पारस्परिक एजेंसी। साझेदारी फर्म में सभी साझेदारों द्वारा कारोबार के संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेना आवश्यक नहीं है। इसके कारोबार का संचालन सभी के द्वारा अथवा उनमें से किसी एक व्यक्ति के ओर से सभी की ओर से किया जा सकता है, किंतु जो साझेदार सक्रिय रूप से फर्म के कारोबार में हिस्सा लेते हैं उनकी भूमिका दोहरी हो जाती है। फिर है असीमित दायित्व। प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है। यह दायित्व उसका साझेदार तथा व्यक्तिगत दोनों स्थितियों में होता है। साझेदार को फर्म के प्रत्येक दायित्व को जो उसके हिस्से का है चुकाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। व्यक्तिगत रूप से उसका दायित्व और भी अधिक हो जाता है, अर्थात संस्था के ऋणदाता चाहे तो किसी भी एक साझेदार को समस्त ऋण की राशि के लिए भुगतान के लिए बाध्य कर सकते हैं। हित हस्तांतरण नहीं। साझेदारी फर्म का कोई भी साझेदार जब तक अपने हितों का हस्तांतरण करना चाहे तो वह अन्य समस्त साझेदारों की सहमति के बिना अपने हित का हस्तांतरण नहीं कर सकता है। सर्वसम्मत निर्णय। साझेदारी फर्म में सभी महत्वपूर्ण निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। साझेदारी का अस्तित्व। साझेदारी का अस्तित्व साझेदारों पर आधारित होता है। साझेदारी फर्म का साझेदारों से पृथक अस्तित्व नहीं होता है। यदि सभी साझेदारों में से कोई भी साझेदार अलग हो जाता है या अनुबंध करने के योग्य अयोग्य होता है, उदाहरणार्थ पागल हो जाना, दिवालिया हो जाना, तो साझेदारी का भी अंत हो जाता है। विनिवेश इन्वेस्टमेंट। साझेदारी संस्था में सभी साझेदारों के द्वारा पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं होता है। कुछ साझेदार बिना पूंजी लगाए भी साझेदार बन सकते हैं। तो आज हमने